अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली से 27वीं आइनी तरमीम को कुछ मज़ीद एडिशनल अमेंडमेंट्स के साथ आज पास कर लिया गया। अब सैनेट से वो जो इजाफी तरमीम है उसके लिए कल दोबारा से सैनेट में पेश किया जाएगा और उम्मीद यही है कि वहाँ से भी पास हो जाएगी। जब लास्ट टाइम सैनेट ने इसको पास किया तो दो अफराद जो थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और एक JUI से, उन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस की और अब इंटरेस्टिंग पोजीशन यह है कि उसमें से एक सेनेटर जो थे वो हाउस में खड़े होकर वोट करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि आप पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसके बाद अनाउंस कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी पोस्ट से। उस वक्त तो उनके जहन में ये होगा कि ये तरमीम पास होगी, काम पूरा हो गया, अब इस्तीफ़ा दे दें। और गिलानी साहब ने कहा हम आपको दोबारा मुंतखब कर लेंगे। उनके लिए इंसेंटिव था कि आपने वोट दे दिया, आप जाएँ, दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन अब कल शायद हो सकता है कि वो दोबारा से उसी शख्स से फिर दरख्वास्त करनी पड़े कि अभी आपका इस्तीफ़ा हमने कबूल नहीं किया, ये प्रोसेस में आप आइए और दोबारा फिर वोट डालिए और फिर इन अमेंडमेंट्स को पास करिए। तो पाकिस्तान का आइन तब्दील करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पार्टी लाइन बदलाई भी जा सकती है, इस्तीफ़ा दिए हुए शख्स से वोट भी डलवाया जा सकता है। कुछ इशूज़ सामने आए थे 27वीं आइनी तरमीम से जो सेनेट ने पास की। उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी हैसियत जो थी वो एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर सामने आया था कि अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनने जा रही है उसके जो सरबराह होंगे वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो ये बड़ा इबाम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर हम सुप्रीम कहते हैं तो वो सुप्रीम ही रहनी चाहिए, लेकिन इस तरमीम के बाद वो सुप्रीम रही नहीं। सिर्फ एक वजाहत आज कर दी गई है कि दोनों अदालतों में से जो जज सीनियर मोस्ट होंगे, जो चीफ़ जस्टिस सीनियर मोस्ट होंगे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। तो अभी मौजूदा जस्टिस याहिया अफरीदी सीनियर मोस्ट हैं, तो वो जब तक वो इन ऑफिस मौजूद हैं वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। इसी तरह की कुछ मज़ीद शिकें हैं जिसका इजाफा किया गया। अब इस चीज़ को दोबारा सैनेट से पास करना पड़ेगा तो वो प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये नेशनल हीरोज़ तस्वर होंगे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बैक वक्त चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। मतलब वो तीनों फोर्सेस जो हैं बेसिकली, जो इंडिया में एक ऑफिस है चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाला CDS वाला, उसी तरह का एक ऑफिस अब पाकिस्तान ने क्रिएट कर लिया। और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो जो आर्मी चीफ़ है वो बैक वक्त चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और वो तीनों फ़ौज के सरबराह बन जाएंगे। इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो ये है कि जॉइंटनेस के लिए, सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, मैं ये वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ, जब मैं तरमीम की वजाहत पूछता हूँ तो मुझे वजाहत बताई जाती है कि इस काम के लिए इस ओहदे में ये तरमीम की गई है। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं। अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात आइनी अदालत से सुबुर्द करने के हवाले से भी कोई तरमीम आई है सामने। प्रोग्राम में अपने मेहमानों से उसकी भी वजाहत जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट है जी, इसके ऊपर एक बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा उन्होंने क्या कहा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। नया आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो अज़ खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं, सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आगे जाके ना कोई आईनी तरमीम, ना कोई लेजिस्लेशन सरप्राइज के तौर पे सामने आना चाहिए। इस असेंबली जो आपको ताकत दिलवाता है उसका एहसास करे। बिलावल भुट्टो 184 के ऊपर बड़े उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा कि अब कोई जज सो मोटो नहीं लेगा। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इंडिया के अंदर, इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया अवामी मफाद के लिए, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल किया गया सियासी हुकूमतों को फ़िक्स करने के लिए। इफ्तिखार चौधरी को PMLN ने इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने के लिए, और या इस्टेब्लिशमेंट ने कह लें उस वक्त की इस्तेमाल किया, या दोनों का एक मुश्तरका ये प्रोजेक्ट था। इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया और बाद में यही काम PMLN के साथ किया जस्टिस साकिब निसार ने और बंदयाल साहब ने। 26 आइनी तरमीम के ऊपर बंदयाल साहब ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला दिया।
पंजाब असम्बली के हवाले से। और फिर उसकी दुरुस्तगी के लिए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंतहाई कंट्रोवर्शियल एक टाइम सेलेक्ट किया जब 26वें आईनी तरमीम की राह हमवार करनी थी, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले वो फैसला करके 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता खोल दिया, जिसके नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था वो चीफ जस्टिस भी नहीं बने, बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी उसके बाद चीफ जस्टिस बने। तो पाकिस्तान में ये जो 184 वाले इख्तियारात है ना, इसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए था, रहना चाहिए था, लेकिन उसका तरीक़ाकार वाज़े होना चाहिए था कि कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं। अवामी मफाद, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि अगर सियासी हुकूमतें या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी की शिकायत है तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अंदर आए, ना कि सियासी हुकूमतों को बनाने और गिराने के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल किया जाए। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये अच्छे वाक़यात नहीं हैं। इसी तरीके से सदर के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी, उसका इस्तिस्ना का तसव्वुर जो है वो इस आईनी तरमीम के ज़रिए दिया गया है। ये किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का लाइफ टाइम का इस्तिस्ना ये काबिल कबूल अमल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन किया गया। और सियासी लोग उसकी हिमायत में बोलते हैं कि वो कहते हैं ये रहना चाहिए। तो अपने मेहमानों से इस पर भी पूछेंगे कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, दानियाल चौधरी साहब हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, रहनुमा PMLN से, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सेनेटर परवेश खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ हैं, और सेनेटर हुमायूं महमूद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। दानियाल चौधरी साहब, क्या बिगेस्ट अचीवमेंट है 27वीं तरमीम की, आईनी अदालत या फील्ड मार्शल के ओहदे को जो इजाफी इख्तियारात दिए गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा आपने नया मुतारफ़ करवाया? थैंक यू जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आप अगर इसकी बात करें तो मैं टोटलिटी के ऊपर बात करूँगा, और जो इसका स्पिरिट है वो ये है कि जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, और पार्लियामान मजबूत हो और साथ ही आपके डिफेंसेस और आपके जो पूरा सेटअप है ये मजबूत हो। इसमें जो सबसे मजबूत कैसे हुई है? देखें, आपने सबसे पहले जब 184 के ऊपर आपने बात की कि यहाँ बैठी हुई हुकूमतें, चलती हुई हुकूमतें जो मईशत को बेहतर कर रही थी, जो पाकिस्तान को चला रही थी, और उनको घर भेज दिया गया सिर्फ एक लेटर के ऊपर, किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, किसी को शक्ल ना पसंद होने के ऊपर, या किसी को कोई और वजह उठाकर। यहाँ सुमो मोटो एक्शंस जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर लिए गए कि जिस चीज़ को आपने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करना था कि मैं आप बड़े लीडर्स की तो बात छोड़ दें, आपने मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को भी डिस्क्वालीफाई किया इन चीज़ों के ऊपर, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज पीपल। देखें, आज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की, आईनी कोर्ट की बात हुई है। मैं अपने जितनी भी एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मैं ये बात करता हूँ कि जो आईनी केसेस हैं उनका जो टोटल अगर आप परसेंटेज देखें तो 8% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आपके अवाम का या कोर्ट्स का 92% ऑफ द केसेस हैं वो डिलेड और बैकलॉग में थे, क्योंकि ये 8% केसेस जो हैं ये आपका 2-2, 3-3 महीने लेते थे, और आपके सिविल, और क्योंकि यही जजेस थे, यही बेंचेस थे, और उसमें बैकलॉग इतना था कि 20-22 साल का बैकलॉग है कि मेरे दादा ने केस किया तो शायद आज पूरी एक जनरेशन ख़त्म होगी और आज उनका पोता उन केसेस को देख रहा है। ये जो 92% केसेस थे ये अवाम की आवाज़ बनकर ये आईनी कोर्ट्स सामने आए हैं। जो 92% केसेस हैं वो अलग चलेंगे, और ये 8% अलग चलेंगे जिनको आईनी बेंचेस, आईनी कोर्ट्स कहा जाएगा, उस पर चलाएंगे। दूसरा, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वाली चीज़ आपके सामने है। दुनिया में महज़ब तरीन माशरों में आपके जर्मनी की बात कर लें, जापान की बात कर लें, फ़्रांस की बात कर लें, जहाँ लामहदूद टाइम के लिए कोई जुडिशल पोस्टिंग नहीं होती। पीपल आर ट्रांसफर्ड और उनको मूव किया जाता है। उनको आप या मैं मूव नहीं करते, उनको वही लोग मूव करते हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं, जो बॉडी उनको चूज़ करती है वही उनको मूव भी करती है। इसकी रीज़न क्या है कि इट्स ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर के आपके कज़न्स, नेफ्यूज़, लॉयर्स, चैम्बर्स के जो लोग हैं वो अपना एक माफिया वहाँ बना लेते हैं। तो जब रोटेशन होगी, मतलब माफिया एज इन लाइक यू मेक योर ओन गैंग, यू मेक योर ओन ग्रुप। सी पीपल फ्रॉम माय चैम्बर, गैंग के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय माफिया आई मीन लाइक अ गैंग ऑफ पीपल, नॉट लाइक इन अ नेगेटिव वे, बट यू इट्स ह्यूमन नेचर। अगर आप कि अगर आप एक मतलब आप सबसे ज़्यादा आई थिंक अगर आपका कोई आप सिस्टमैटिक या आप एक वो देखेंगे तो जो एक इदारा है वो फौज है, और उसमें भी 3 साल के बाद यू आर सेंट टू डिफरेंट पोजीशंस इवन इफ यू हैव सर्व्ड और यू हैव डिलीवर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे।
तो आपका उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नॉट इन नेगेटिव टर्म्स बट दिस इज़ ह्यूमन नेचर। फिर इसी तरह आप देखें जो आज हमारा कल कचहरी में धमाका हुआ, उसके ऊपर बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे बच्चे, हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन ये हमारी उस चीज़ की एक याद दहानी कराता है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, वो हिंदुज़म हो, वो जो उनका एक नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो आपका पहले इंडिया के साथ हमारी जंग हुई जिसमें हमने उनके साथ जहाज़ गिराए, आपकी जो आपकी कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स के साथ, इदारों के साथ, पहले सिर्फ 3 किस्म की जंगें थी, पानी, आसमान और ज़मीन। नाउ द वॉरफेयर हैज़ चेंज्ड, नाउ द मैकेनिज्म हैज़ चेंज्ड, देयर इज़ देयर हैव बीन न्यू ट्रेंड्स। यहाँ AI आ गई, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ प्रॉक्सीज़ के थ्रू किया जा रहा है। आपको यू नीडेड अ पोजीशन वेयर दैट कुड कनेक्ट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स टुगेदर, और इन चीज़ों को वॉर टाइम्स में एफिशिएंसी के लिए बड़ी ज़रूरी थी। तो इन तमाम चीज़ों से इन तमाम चीज़ों से आपका मुल्क मजबूत होगा, और हम कभी भी ऐसी कोई तरमीम के साथ नहीं खड़े होंगे और ना सपोर्ट करेंगे जो मुल्क को कमज़ोर करे, पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करे और पाकिस्तान को कमज़ोर करे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पहले थे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो जनरल साहिर साहब 27 को रिटायर होंगे तो उसके साथ ही वो ऑफिस भी ख़त्म हो जाएगा, और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आईनी तरमीम भी आ गई। इज़ इट गुड, और इसके अंदर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं जो सब्जेक्ट ना हो उस पर बात करूं वो आपकी पार्टी तो सपोर्ट कर रही है, आपकी नहीं, मैं सपोर्ट इसलिए किया है कि जिसने जंग लड़नी है वो उसको इल्म है कि मैदान जंग में क्या होता है। इस दफ़ा जो हमने जंग देखी, वो जंग जो जिन जंगों के बारे में हम सुनते हैं अपने बड़ों से, उससे बहुत मुख्तलिफ जंग थी, और उस जंग में जो वॉर थिएटर है या जो मैदान जंग है, उसके अंदर जो जदीद तकाज़े हैं वो मैं तो नहीं समझती, कि मुझे इल्म नहीं है कि क्या होने चाहिए। और ये हमें समझ आई कि ये वो जंग नहीं थी जैसे पहली जंगें हो चुकी हैं, भारत के साथ ही ले लीजिए। तो लिहाजा अगर उसमें मुल्क के दिफा को मजबूत करने का कोई मामला है तो उसमें हमें क्या एतराज़ हो सकता है? देखिए, वेल कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं। कारगिल वार के ऊपर मैंने कुछ रिटायर्ड लोगों से इंटरव्यूज़ किए थे, तो मुझे बाज़ों से कुछ ऐसी बातें सुनने में मिली कि जब वो जनरल मुशर्रफ साहब ने उस वक्त वो प्रोजेक्ट शुरू किया था तो कई लोगों को सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर इल्म ही नहीं था। जंगें इस तरह नहीं शुरू की जा सकती, बहरहाल आपको यू नीड ए वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान। देखिए, आज मैं तो उस सेंस में तो ठीक है, देखिए कि सारे ऑन बोर्ड और सेम पेज पे। पे। हमें इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं है, आई एम नॉट, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आज जो एक, क्योंकि मैं इंडियन टीवी को देख रही थी, उनके पागल होने का वक्त हुआ था उनके मीडिया का, तो मैं देख रही थी, मैं मॉनिटर कर रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो आज ही मैं उनकी एक आर्मी चीफ की कुछ भाषण सुन रही थी जिसमें वो उन चीज़ों की जिक्र कर रहे थे जो जदीद जंगी तकाज़ों में उन्होंने की है। तो वो सब जो थी वो इंतहाई टेक्निकल थी, और जो वॉर थिएटर वो अपना सुना रहा था वो तो उसके हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आइंदा आने वाली जंगें इसी तरह होनी हैं तो फिर ये जो कमांडर्स हैं उनके हाथ में होना चाहिए कि वो अपनी मुल्क को, हमारा देखिए काम है मुल्क जीते, मुल्क को नुसरत और कामरानी मिले। हम फ़ौज के पीछे खड़े हैं जहाँ से भी दुश्मन आए, चाहे अंदरूनी हो, बैरूनी हो, भारत हो, अफ़गानिस्तान हो, इज़राइल हो, कोई भी हो, हमें अपने जवानों के साथ खड़े होना है। लिहाजा इस सब्जेक्ट पे मुझे जो है भाम नहीं है कि अगर हमायूं साहब से भी राय ले लें। हमायूं साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह है, चूँकि मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्म फोर्सेस वाले थे, मेरे वालिद साहब भी ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो मुझे थोड़ा बहुत उनके एक पुराने स्ट्रक्चर का पता था। ये जो वो क्या है, ये जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, इट वाज सपोज टू बी अ रोटेशनल बिटवीन द आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दरमियान में था। पिछले चंद सालों से ये रोटेट नहीं हो रहा। सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे होना था, लेकिन फॉर लास्ट मैनी ईयर्स ये नहीं हुआ। नहीं, सीनियरिटी की प्रिंसिपल के अलावा इसमें ये भी होती थी कि 2 दफ़ा या इस तरह आर्मी से आते थे, एक दफ़ा एयरफोर्स से होता था और एक दफ़ा नेवी से होता था, और सीनियर मोस्ट ही होता था ज़ाहिर ऑब्वियसली, और वो ये चलता था इस लिहाज से। अब वो भी बंद है किसी अरसे से। जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते तो आर्म फोर्सेस में
तीनों फोर्सेस आ जाती है, बर्री, बहरी और हवाई, तीनों आ जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे, मेरी नज़र में वो भी ठीक नहीं है। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। ठीक है, आर्मी इज़ द बिगेस्ट फोर्स, क्योंकि वो लैंड पे ऑक्यूपाई करते बिगेस्ट फोर्स है, तो वो अपनी जगह पे, और हर जगह पे बिगेस्ट फोर्स जो होती है वो आर्मी में होती है, जो आपके जो नंबर ऑफ वो हैं। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एयरफोर्स को आप ये समझे कि एयरफोर्स की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि आज के जंग में एक्चुअली सबसे ज़्यादा वैल्यू एयरफोर्स की होती है। दे मेक द डिफरेंस इन एवरीथिंग। तो उनकी अपनी एक वैल्यू है, उनको भी लेकर करना चाहिए। नेवी की अपनी एक वैल्यू है, वो भी करना चाहिए। हमारे मुल्क में थोड़ा सा इसमें अगेन जो ओवर द ईयर्स है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। एज अ लॉ मेकर, एज अ जेन्युइन ऑनेस्ट लॉ मेकर, अगर मैं उसमें अपना नाम डालूंगा, मैं उसमें ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थॉट प्रोसेस। सो आई वुड एटलीस्ट डिस्कस दीज थिंग्स जेन्युइनली एज अ ऑनेस्ट लॉ मेकर। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। मेरे ख्याल में इस पे आप राय देंगे, कैबिनेट ने इस पे यकीनन सेर असल बहस की होगी तजवीज़ करते हुए। देखें, बिल्कुल मैंने जैसा पहले भी कहा कि इनकी चीज़ों के साथ ये बहुत सी वो चीज़ें हैं जिससे ये आज से कुछ साल पहले चीज़ों के ऊपर एग्री करते थे। और जहाँ तक आपकी बात है ये बैलेंस ऑफ पावर की, और या बात करें कि वो बैलेंस रखने ज़रूरी है, तो बिल्कुल हमने तो यही तो हमारी वो है कि भाई कि आपका एज दिस टाइम पे जो आपका जो जंगी और जो सूरत हाल चल रही है, यू नीड समबडी जो CDF का हेड हो, वो तमाम फोर्सेस के साथ एक अच्छी तरह सिनर्जी क्रिएट कर सके, वो तमाम चीज़ों के साथ एक कोलैबोरेशन में चल सके, वो सैटेलाइट हो, वो नेवी हो, वो लैंड हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट। और मैं आपको बताऊं कि जो एक क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक जो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करता है और जब नंबर आते हैं तो उसका 2 आउट ऑफ 10 आते हैं, और एक बच्चा है जो डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करता है लेकिन उसके नंबर 9 आते हैं। तो यूजली जिसके 9 आते हैं तो फिर अगली बात उसकी मेथडोलॉजी है, उससे एग्री किया जाता है, और इसी मेथडोलॉजी के ज़रिए या तरीके से हम 7-0 स्कोर के ऊपर खड़े हैं। और देव डिलीवर्ड द आर्म फोर्सेस, और उन्होंने इस चीज़ में डिलीवर भी किया, अपने वादों को पूरा भी किया, और लोग रोज़ हमारे बच्चे जवान शहीद होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। और जब ये आप व्हेन यू हैव डिलीवर्ड ऑन द प्रॉमिसेस दैट यू हैव मेड फॉर ईयर्स, तो आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन, एंड राइट डिसीजन फॉर द राइट सिनर्जी दैट विल रेसिप्रोकेट इन द टाइम टू कम। एंड इंशाल्लाह इस डिसीजन से पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं, हमारी मुल्क की सॉवरेंटी है, वो मजबूत भी होगी और ताकतवर भी होगी इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर मसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो 243 में तरमीम आई हैं, इसके हवाले से आप क्या वजाहत करते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस क्रिएट करना कितना अहमियत का हामिल है, और कितना इससे एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो जनरेट की जा सकेगी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें कि इसका बुनियादी मकसद ये था, ये रिसेंट जो हमारा मार्के हक और बुनियाद महसूस हुआ, और स्पेशली जब उसमें हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे ये हमारा फोकस रहा, चाहे वो स्पेस थी, साइबर वारफेयर थी, लैंड थी, और एयर वारफेयर थी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थी, और फिर बाकी कोऑर्डिनेशन थी। सो रियलाइजेशन महसूस की गई कि कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी के लिए क्योंकि देखिए चेयरमैन जॉइंट चीफ का स्टाफ तो एक सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट थी और एडवाइजरी रोल में इनका था, लेकिन जब एक्चुअल रोल जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पे जरूरत महसूस की गई कि ये सर्विसेज के जो चीफ्स हैं ये मिल बैठें और इस पर फैसला करें। सिंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए आर्मी चीफ का बनना इसलिए भी है कि जो मेजॉरिटी रोल हो या लैंड फोर्सेस का है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं या ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, डिप्लॉयमेंट होती है, लैंड फोर्स का ज़्यादा शेयर होता है, सो ज़्यादा इनकी वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। तो देयरफॉर बेसिकली देखें डिसीजन मेकिंग इजी होगी, कोहेजन होगी, कोऑर्डिनेशन होगी और एम्प्लॉयमेंट बड़ी सही होगी। और जिस तरह ऑलरेडी एक आर्मी रॉकेट फोर्स भी बन चुकी है और अब ये एक स्ट्रेटेजिक कमांड भी बन जाएगी, तो तमाम सिनर्जी भी होगी और मेरा ख्याल में इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और ताहम इसमें से कोई लोगों का सोच ये थी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद
या कोई पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में इसका कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई नहीं है। वो दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट, रूटीन की एडमिनिस्ट्रेशन उनकी चलती रहेगी, अपने पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो करते रहेंगे। लेकिन जब कोई ऑपरेशनल बात होती है तो उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की वो वहाँ पे वो एक्शन में आएंगे। ब्रिगेडियर मसूद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके वेस्टर्न बॉर्डर से दहशत गर्दी आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट हो गया है, वाना के अंदर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है। ख़ास तौर पर उन लोगों को ख़ास सलाम है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उस कैडेट कॉलेज की हिफाजत की। सबको इस्लाम है जो अपनी जानों की नजराना रोज़ाना पेश करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस वक्त आपको ईस्टर्न बॉर्डर से भी चैलेंज है। कोई पता नहीं है कि इंडिया कब दोबारा वो मस्ती करे और उसको वो साथ जहाज़ गिरा के जो अभी सबक नहीं सीखा दोबारा वो मैदान में फिर उतरे और दोबारा कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करे। वेस्टर्न बॉर्डर से आपकी दहशत गर्दी बहुत तेज़ी से आ रही है। तो ये जो तब्दीलियाँ हमने की हैं आइन के अंदर, एम्पावर किया आर्मी चीफ को, तो इसके बाद क्या ये दोनों चैलेंजेस जो है उसमें कोई कमी आ जाएगी दहशत गर्दी के फ्लो में, या उसको डील करने के लिए कोई ज़्यादा बेहतर एफर्ट हो जाएगी? मलिक साहब देखिए, मेरा ख्याल हमारी एक हिस्ट्री रही है और 1950 से अफगानिस्तान के हालात ऐसे रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया में दो मुल्क है, एक इंडिया है, दूसरा अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान है। 1950 से उनकी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी अफगान इंडिया के साथ, और उस दिन के बाद से हमने देखा कि जो पाकिस्तान में वाकयात में स्पेशली उसका हमने स्पाइक देखी। सरदार दाऊद बने, फिर वो पश्तूनिस्तान का स्ट्रेंथ चला, पश्तून ज़ल्मे बना, वो भी उसमें इंडिया इन्वॉल्व थी। बलोचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बनी, अगेन इंडिया एंड अफगानिस्तान उसमें इन्वॉल्व थे, एंड सो कॉल्ड ड्यूरन लाइन भी उन्होंने पुश किया। अब देखें कि इन हालात में इसके बावजूद जो जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं अनटिल द प्रेजेंट अफगान तालिबान रजीम, किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान की उन कंट्रीब्यूशन, उन खिदमात को, उन कुर्बानियों को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। पीक टाइम में 55 लाख रेफ्यूजीज को हमने यहाँ पर पाकिस्तान में एकोमोडेट किया, उनकी जंगें हमने लड़ी, वी फैसिलिटेटेड, हमने आज सब कुछ किया। अब देखें कि हमारे लिए उन्होंने ऊपर दहशतगर्दी के लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पर फितनल ख्वारिज को भी यूज कर रहे हैं, फितनल हिंदुस्तान को भी यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान हैज बिकम एन इंडियन प्रॉक्सी। लेकिन हम ये समझते हैं वेस्टर्न बॉर्डर जो भी है एक फुल फ्लेज थ्रेट हमारे लिए नहीं है, लेकिन इनकी शदीद ख्वाहिश है, इंडिया की भी ख्वाहिश रही है, अफगानिस्तान की भी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को दोनों साइड से उस पाकिस्तान को फिक्स किया जाए। मैं आपको एक कोट करता हूँ, माई एनिमीज एनिमी, अविनाश पलीवाल की किताब है, उसमें उसने कोट किया है कि सरदार दाऊद ने एक लेटर लिखा इंडियन गवर्नमेंट को और उनको कहा कि यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम इन द ईस्ट, वी वुड टेक अ फाइट इन द वेस्ट, और उन्होंने कहा सो दैट वी कैन फिक्स पाकिस्तान। सो इनकी अप्रोच वो वहीं से है। सो पाकिस्तान की ये कभी खैर खा नहीं रहे डिस्पाइट अवर सिंसियरिटी। सो सही यही पॉलिसी अफगान तालिबान रजीम भी यही कर रही है। दे आर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ पश्तून्स, उनको यूज कर रहे हैं, कभी पश्तूनिस्तान की बात करते हैं। मैं तो अभी मैंने रिसेंट एक आर्टिकल लिखा था द पेट्रियाटिक पश्तून्स, तो उसमें मैंने यही लिखा था 4 करोड़ पश्तून तो पाकिस्तान में है, 1.5 करोड़ वहां पे है। वो जो लर और बर की बात करते हैं वो आए पाकिस्तान में आके जम हो जाएं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर जो पश्तूनों का है वो कराची है, उसके बाद पेशावर है। आपने ब्रिगेडियर साहब ये बात अच्छी की है कि आपको उसके ऊपर अपना क्लेम करना चाहिए कि ये जो पश्तून इलाका आपके पास है ना, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा बना है, तो फिर वो यूनिटी वैसे ही कायम हो जाएगी। ब्रेक करीब आ गई, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पलूशा, जो जजेस के हवाले से तबादले वाले मामला है, जो नई अदालत का क़याम है, चीफ जस्टिस के ऊपर जो कन्फ्यूजन थी वो आज तो उसको इसलाह करने की कोशिश की गई है कौमी असम्बली में। आपको ये नहीं लगता कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और मजबूत जुडिशरी है वो आपकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, तकवीयत देती है, लेकिन आप उसको पोलिटिसाइज़ कर दें या वीक कर दें या उसकी कमर तोड़ दें, डरा दें जजों को, तो वो आपकी डेमोक्रेसी को कभी सहारा नहीं दे सकते? देखिए, आप ठीक कहते हैं, असूली तौर पे तो ये बात ठीक है, लेकिन आप पिछले चंद दहाइयों में देखें कब ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट और नॉन पोलिटिसाइज जुडिशरी रही हो। मतलब हर हुकूमत के सर पे कोई ना कोई तलवार लटकती रही, और एक नहीं तो किसी दूसरी शक्ल में चीफ जस्टिस जो हैं वो एक्सेस करते रहे। आपको साकिब निसार साहब याद होंगे, तो आपने क्या नहीं देखा। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का एक वो जो और बना एक बड़ा उनका एक उन्हें पेडिस्टल पे बिठाया गया, और फिर आपने देखा उसके बाद जो है वो किसी और सिमत मामला चला गया।
लिहाजा इसमें सारा कसूर कोई पॉलिटिशियंस का तो नहीं है कि आप सब कसूर जो है वो लेकिन जो आपने तब्दीलियां की हैं आप उसको फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। तब्दीलियां हम ना भी करें तो पहले आप मुझे एक बात बताइए कि कब आइडियल रहा है मामला। तब्दीली आप इसलिए करते हैं, आप सोचते हैं कि वो शायद अच्छाई लाए, लेकिन अगर कोई अंदर बैठे हुए लोग नहीं ठीक उसको होने देना चाह रहे तो आप तब्दीली ना भी करें तो ख़राब है, तब्दीली कर दें भी तो कोई जवाज़। कब ऐसा मौका आया इस मुल्क की हिस्ट्री में कि आईनी तरमीम से अदलिया कमज़ोर हुई है कि मजबूत हुई है? ये वो खुद अपने लिए फैसला करेंगे, ये हम फैसला नहीं कर सकते। तबाह नहीं होगी। 26वीं तरमीम के बाद आपने कमर तोड़ी थी, आप पूरा ही मार दिया। जो बैठा लेट्स सपोज नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे वो फैसला कर लें कि उन्होंने किसी दबाव में नहीं आना, तो और चीफ जस्टिस को लगाएगा कौन? जो भी लगाए। कौन लगाएगा? जो भी लगाए, तो हम देखेंगे अब क्या बनता है। प्राइम मिनिस्टर लगाए या जो भी, हर एक को देखिए आपकी पॉलिटिशियंस का रोल आ गया ना जी, सियासत शुरू हो गई। देखिए तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, या तो फिर वो ओवर आर्चिंग पावर्स है उनको आप खत्म कीजिए। अगर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर लगाता भी है तो भी प्राइम मिनिस्टर के तो गले पड़े हैं ना कई दफा। यूसुफ रजा गिलानी के गले कौन पड़ा? उससे पहले आप बताइए जितना अरसा हमारी हुकूमत चलती रही उससे पीछे चले जाएं, दहाइयों में चले जाएं, 50 से आगे ले लें। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ? जिसको लगाया ज़रूरी नहीं है वो जो है वो सिराते मुस्तकीम पे चलता रहे, वो फिर एक खुद शख्स होता है। आपने उसको स्टीयरिंग दे दिया, अब वो गाड़ी ले जाके दीवार में टकरा दे, या आज आप ना भी बनाए, क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि कल कोई आने वाला शख्स जो पुराना अदलिया का सिस्टम है उसमें वो जो है वो हक और सच पे ही चलेगा? डॉक्टर साहब मैं खाली एक चीज़ ऐड कर लूँ। मलिक साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, आप ये बात कर रहे हैं कि वही कमेटी जो जजेस को चूज़ करती है तब बिल्कुल ठीक है, तब कोई बायस नहीं है। लेकिन जब उसको एक टाइम का तयन करके वो कमेटी ये डिसाइड करे कि अब इसको रोटेशन में रखना है तो तब बायस्ड हो जाएगा। अब तो 26वीं आईनी तरमीम में जो जजों की तैनाती का तरीकाकार है ना, देखिए ना उसमें गवर्नमेंट ओवरवेलमिंगली आप उसको मुतासर कर सकते हैं फैसले को। आप मुतासर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कमेटी तो है ना भाई, कमेटी विल डिसाइड। जो कमेटी उसको चूज कर रही है जिसमें आपका बैलेंस जो है उसमें तमाम सेक्टर्स के लोग बैलेंस टिल्ट करता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, आपके उसके उसमें मौजूद होंगे। तो गवर्नमेंट में हयात हमने तो नहीं रहना, ये गवर्नमेंट हयात इन्होंने तो नहीं रहना या उन्होंने तो नहीं रहना। एक प्रोसेस है जो उनको चूज करता है। अगर तो या तो फिर आप कहें जजेस चूज ही सारे गलत हुए तो फिर तो बात आपकी समझ आती है। अगर आप कहें कि आधा ठीक है और जब हांडी तीतर को जबा किया तब ठीक था, लेकिन आप जब हांडी में डाल के मसाले डाल दिए तब आप खराब कर रहे हैं। डॉक्टर मतलब इससे नॉर्मल मजबूत होगी, बेहतर होगी सर पहले से। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया मजबूत होगी या कमजोर होगी? अदलिया तबाह हो गई है। तबाह हो गई, अदलिया ही नहीं रही। वो मतलब आप ये समझ लें कि दे हैव बिकम सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट। उसकी वजह बताता हूँ। इस तरह है कि 1973 में सबसे पहले ये याद रखें पूरी दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ये बहुत कम जगहों पर है, और इसमें मेन 1920 में ये ऑस्ट्रिया में आया था, और उसके बाद फिर एक 10 साल बाद उन्होंने किया, और ये यूरोप के चंद मुल्कों ने इसको किया। लेकिन उधर भी बहुत बड़ी डिबेट है कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को साइमल्टेनियसली कैसे लेकर करते हैं। अच्छा, उन सब जगहों पे सुप्रीम कोर्ट इज दी मेन कोर्ट, सुप्रीम इज दी सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ उधर वहां पे जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जस्ट लाइक अ बेंच विच इज हियरिंग ओनली दोस थिंग। उनका कोई और काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स द सुप्रीम। अब मैं आपको सर यहाँ तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसलों के ऊपर मुतासर ही नहीं कर सकती उसको। एग्जैक्टली नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज सुप्रीम। नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ये दो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। अब उसके लिए जो लोग हैं, जिन लोगों को आप करते हैं, आप उन मुल्कों में जहां पे इस किस्म की चीजें आप देखें, वहां पे मेरिट पे लोग एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू आते हैं। उनका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है उनका कैरेक्टर क्या है, फिर तीसरा होता है उन्होंने किस किस्म की जजमेंट्स दी हैं, तब कहीं जाके आप उसको एज अ जज बनाते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह होता है 1973 में इंडिया में वाला मसला थोड़ा टेढ़ा है। 25 करोड़ लोगों से आपको अगर 15-16 जज करेक्टर वाले नहीं मिलते तो फिर हमें अपनी कौम पे रोना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं, वाकई आप सही कह रहे हैं। इंडिया में 1973 में और 1977 में इस तरह होता है कि दो जजेस थे, उनको सुपरसीड कर दिया, जैसे यहाँ पे रोजाना हो रहा है। उन्होंने सुपरसीड कर दिया अपने से सीनियर्स को। उसमें फिर 1982 में ये था SP गुप्ता के नाम से था, इसका केस बना था, फिर 2-3 हुआ था। फिर ये हुआ था कि उसके बाद उन लोगों ने तकरीबन 1998 में
कोलिजियम सिस्टम कर लिया था, मींस जो सीनियर मोस्ट जजेस थे ना वो मिलके डिसाइड करते थे। अच्छा, फिर ये हुआ था कि 2014 में उन लोगों ने भी यही कमेटी सिस्टम ले आए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग भी इसी तरह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे और उसमें ये गवर्नमेंट के चंद लोग होंगे, ये चीज कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा दिस इज वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमने जुडिशरी का सत्यानाश कर दिया है। हमने उनकी इंडिपेंडेंस छोड़ो, उनकी जो जितनी डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर कर दिया। बंदे कौन से रखे? हम ये आज जो पूछे थे कौन है, प्रेसिडेंट रखेगा, प्राइम मिनिस्टर रखेगा, वो करके रख लेंगे ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसके बाद फिर चलता रहेगा। और बना किसको रहे हैं? बना उस शख्स को रहे हैं जनरली जो सुनने में आ रहा है, और ये जल्दी भी थी क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, कि जो एक बेंच में गवर्नमेंट को कहते हैं कि इस बेंच का फैसला मत मानो। कैन यू इमेजिन दैट? मैं एज अ कोर्ट गवर्नमेंट को कहता हूं एज एन एग्जीक्यूटिव कि जुडिशरी का फैसला ना मानो, मींस मैं एक पिलर को कहता हूं कि दूसरे पिलर ऑफ द स्टेट का बात ना मानो। ट्रांसफर की बात कर रहे थे, देखिए ट्रांसफर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब के अंदर ट्रांसफर होता है। मैं एक सूबे से दूसरे में करता हूं, ये उस सूबे की जो ऑटोनॉमी है उसमें भी चैलेंज है सर। एक चीज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के भी ऊपर। तीसरी चीज है, मैं कहता हूं पलवाशा साहबा है, अब ये बहुत ब्राइट जज है, ये ऊपर जा रही है और मुझे पता है कि ये चीफ जस्टिस बन रही है, लेकिन ये चूंकि मेरिट पर है, इसने सही फैसले करने, और मैं एज अ गवर्नमेंट डर रहा हूं कि यार ये क्या कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इनको जाके बलूचिस्तान भेज दूंगा। ये जाएंगे बलूचिस्तान? नहीं जाएंगी। क्या होगा? रिटायर हो जाएंगी। हम लोग इस सिस्टम को क्यों सत्यानाश कर रहे हैं? लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो दी है सदर साहब को, ये डेमोक्रेसी के लिए सर, ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है, इट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। मैं आपको सही हदीस और सही बुखारी और दोनों में है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। और सबसे बड़ी बात ये, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोट करके देखे, वो कहते थे कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेंगे तो उनके हाथ काटेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? आई डोंट नो कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। वी आर गोइंग डे बाय डे टुवर्ड्स द एबिस। पलवशा, एक जवाब आप दीजिएगा। कायरा साहब का वो स्टेटमेंट है कि पार्टी को तो पता ही नहीं था, तो पार्टी के लिए कोई तोहफा आया था? ये पता नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाकायदा डिस्कस हुई पार्टी मीटिंग में, पार्टी को नहीं पता था। नहीं, देखिए, नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में डिस्कस हुई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में सब थे। कायरा साहब भी थे? जहाँ तक मुझे पता है कि होना चाहिए था, कायरा साहब होंगे, मैं तो नहीं हूँ। तो आपने क्यों प्रूव किया? लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्यों चाहिए जरदारी साहब? देखिए, बात यह है कि एक तो ये बात ठीक नहीं है कि ये पार्टी से बाला कोई काम है। पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो भी फैसले होते हैं, जो भी हमारे कानून साजी होती है, वो उसके लिए सीसी इसीलिए बुलाई गई थी और वो सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई, इंक्लूडिंग द इम्यूनिटी। दूसरी बात यह है, वहाँ क्या लॉजिक दी गई, इस्तिस्ना क्यों माना गया? मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट हैंड तो मैंने कोई बात नहीं सुनी, लेकिन जमहूरियत की रूह के मुनाफी काम किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो पहली तो सदर ज़रदारी साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो कैदो बंद में ही काटा है। उनके लिए ये चीज़ बेईमानी है। इस वक्त भी कुछ, देखिए मैं आपको बताऊं, कई लोगों को इम्यूनिटी ना लिखी हो वैसे ही होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। क्यों लिखवाई जरदारी साहब ने? इसमें जो है क्या हर्ज क्या है? लिखवाई क्यों, ली क्यों? क्या अभी बताएं कौन सी वो किसकी नज़म है कि वो क्या है, वो क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ ले इस हाथ ले। बात सुनिए, जब तक आप हुकूमत में होते हैं वैसे ही नहीं। मैं आपको, प्रेसिडेंट को इन ऑफिस इम्यूनिटी होती है। नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं तो प्रेसिडेंट के ऊपर केस कौन सी लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्यों ली? कत्ल किया है, क्या किया है, क्यों ना ले? क्यों ना ले? वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं है? बिल्कुल रीजन ही बताते हैं। वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। नदीम साहब, पहले आपने बात की, इन्होंने कहा कि दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में हो गया। मेरे भाई, पहले फ्रांस और जर्मनी की बताएं। फ्रांस में तो सरकोजी को पकड़ के उन्होंने सजा दे दी। एक सेकंड, सरकोजी के पास जाएंगे ना, सरकोजी के पास जाते हैं ऊपर। पहले जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। जुडिशियल सर्विस कमीशन है जो ट्रांसफर और फ्रांस में सरकोजी को सजा दी। सरकोजी तक पहुंचेंगे ना, अभी सरकोजी से पहले निकल जाए ना सर। तो वो जुडिशियल सर्विस कमीशन डिसाइड करता है, वो टाइम डिफाइंड है कि किसी जगह 3 साल है, जापान में 3 ईयर्स है, साउथ कोरिया में 3 से 5 साल है, बांग्लादेश में 2 से 3 साल है। इंडिया की एग्जाम्पल तो नहीं, इंडिया चले जाइए, इनको वैसे ही बड़े उनसे प्यार है। क्यों जाएंगे?
होता है। मैं आप इन तमाम मुल्कों की जो बात कर रहा हूँ, ये महज़ब तरीन माशरे हैं। यहाँ आपका जो सिस्टम उनको सिलेक्ट करता है, जजेस को करता है, वो जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, जो मस्जिद, तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट कौन सा कोर्ट बोला उनके लिए? क्या करता है? आपका हिंदुत्व माइंडसेट जो है लाखों लोगों को उन्होंने किसी सिटीजन का राइट प्रोटेक्टेड है, राइट? हमारी अदालत ने किसका राइट प्रोटेक्ट किया? नहीं, हमारी अदालत ऐसा नहीं करती कि यहाँ आपकी हमारी अदालत की चीफ जस्टिस खुद चला गया था, चाहे अच्छा था या बुरा था, जब ब्लास्ट हुआ था और वहाँ क्रिश्चियंस पे जुल्म हुआ था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और हम सब कौम एक आवाज बन जाती है। कहीं भी कभी ऐसा सिस्टम किया हो। जब मैं उसकी न्यूयॉर्क के मेयर का न्यूयॉर्क के मेयर की बात सुन रहा था, उसने कहा कि मैं इस चीज की मिसाल सरकोजी का बताएंगे उसको, आप दो वाले केस पाकिस्तान में, आप दो वाले केस में करप्शन पे सजा नहीं हुई, वहां पे सरकोजी को होगी। आपके आर्मी चीफ को अगर इम्यूनिटी है, दानियाल चौधरी साहब, आइनी शाह खान और हुमायूं अहमद साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।